Am I audible? Good morning. Audible? ऑडियो वीडियो ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। ओके, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। चलो, तो कल हम लोग ने देखा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा और उसकी जो इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन कराई गई। अरे अरे, खुश रहिए श्रेया, खुश रहिए। इसकी जो इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन कराई गई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है, वो उसने क्या किया, एक अलग जर्मनी में आक्रोश पैदा कर दिया, वहां के लोगों में एक अलग आक्रोश पैदा कर दिया। वो हम लोग ने देखा था किस तरीके से वहां के लोग नाखुश थे, वहां के लोग नाखुश थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ये कहानी थी। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल रैडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी तक एक तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का जो अलग अलग फीचर्स रहे, क्या क्या उसके क्लॉज थे, वो हमने आप लोग को बता दिए थे। उसको हमने बताया था कि ये मेंस में पूछा जाता है कि हाउ वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके अंदर में आप यही सब चीजें लिखोगे कि आप इतना ज्यादा किसी को ह्यूमिलिएट कर दोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि रिसेंटमेंट होगा। अभी और भी चीजें इंटरेस्टिंग आएगी, अभी तो जस्ट एक शुरुआत है। अभी देखो क्या क्या डेवलपमेंट होता है। एक डेवलपमेंट अभी आगे आप जाके देखोगे कि हिटलर धीरे धीरे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी के जो है टेरिटरीज जीतता जा रहा था, कॉन्कर करता जा रहा था। लेकिन स्टिल जो अलाइज थे वो देख रहे थे ये सब, लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। ये आप लोग आगे जाके देखोगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आप पढ़ो तो उसमें ये सीन है। हिटलर, बोला गया था ना शायद 1 लाख ही आर्मी अपनी रख सकते हो, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में था कि आप 1 लाख आर्मी ही अपनी रख सकते हो। लेकिन हिटलर ने बड़े पैमाने पे अपने लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया, एक बहुत बड़ी ताकत शुरू करी बनानी। और ये अलायंस देख रहे थे कि ऐसा डेवलपमेंट जर्मनी में हो रहा है, लेकिन स्टिल वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमने जर्मनी के साथ बहुत गलत किया है। अब ये जर्मनी का एक तरीके से राइट है, हक है, कुछ भी कह सकते हो, कि अपनी आर्मी को बढ़ाए, टैंक वगैरह बढ़ाए, मिसाइल वगैरह बढ़ाए, थोड़े बहुत एरिया को आसपास के जीत ले। याद आ रहा है राइनलैंड एरिया? राइनलैंड एरिया याद आ रहा है? कल हम लोग ने देखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल रीजन था। वहां पे भी जर्मनी जाएगा, वहां पे भी जर्मनी जाएगा। तो ये सब आगे डेवलपमेंट होंगे। अभी आई थिंक लोग आ गए। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए, आई थिंक लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? द बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक का क्या मतलब है? जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होना। ये इसी के साथ साथ यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग भी हुई, जैसा कि रशिया में हम लोग ने देखा था। एक तरीके से वहां पे राजा ने अपनी गद्दी छोड़ी, वहां पे ड्यूमा ने, पार्लियामेंट ने फंक्शन करना शुरू किया, साथ ही साथ बोल्शेविक वगैरह भी एक्टिव हो गए थे। बिल्कुल सीन यहाँ पे यही हो रहा है। सोवियट्स ऑफ वर्कर एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज। बिल्कुल सेम पैटर्न पे देखो जैसे रशिया में हुआ था, जैसे रशिया में हुआ था कि वहां पे वर्कर्स और पीजेंट्स ने अपने ग्रुप एसोसिएशंस बनाए थे। बोल्शेविक क्या थी? यही तो थी स्टार्टिंग में पार्टी। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन was charged with demands for Soviet style governance। देखो यहाँ मांग करने लगे, बर्लिन जर्मनी में, यहाँ पे लोग मांग करने लगे काहे की? सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की।
जैसे वहां पे सोवियत में गवर्नेंस होती वैसे हमको यहाँ पे भी चाहिए। ये देखो स्पार्टसिस्ट लीग द्वारा एक ऑर्गेनाइज रैली, कितने ढेर सारे लोग, मतलब हुजूम है लोगों का, सब आए हुए हैं बर्लिन की सड़कों पे। Those opposed to this, such as socialists, Democrats, and Catholics, met in Weimar to give shape to the Democratic Republic. इनका अगर सीन बात करी जाए, गुड मॉर्निंग, इनकी अगर सीन बात करी जाए, ये जो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की मांग कर रहे थे, कौन? स्पार्टसिस्ट लीग वाले, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है। इनके अगेंस्ट में कौन कौन था? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स। ये लोग क्या करते हैं, जो इनको अपोज करते हैं, ये मिलते हैं वेमार में, ये भी जगह है जर्मनी में। ये वेमार में मिलते हैं और क्या करते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप देना शुरू करते हैं। वेमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्री कॉर्प्स। अब ये जो डेमोक्रेट, सोशलिस्ट और कैथोलिक्स हैं, ये दमन कर देते हैं। किस चीज का दमन करता है? ये जो अपराइजिंग हो रही है, किनके द्वारा दमन कराया जाता है? आर्मी को बुलाया जाता है। और ये आर्मी बहुत ही वेटरन लोगों की, वेटरन मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, एजेड लोगों के, एक्सपीरियंस लोगों की है। इनको बोलते हैं फ्री कॉप्स। इनको फ्री कॉप्स को बुलाया जाता है और ये जो अपराइजिंग हो रही है यहाँ पे, इसको खत्म किया जाता है। द एंग्विश्ड स्पार्टसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब ये जो स्पार्टसिस्ट लीग वाले थे, नाराज हो गए और आगे जाके बना लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आगे जाके एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एंड दे कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। और हिटलर के सामने इनके कॉमन कॉज नहीं थे, मतलब इनके अलग एम थे, हिटलर का अलग एम था। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कार्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे हिटलर हो, सबके अपने अपने क्या थे? वेज थे, अपने अपने मीन्स थे एक एंड को अचीव करने के, और ये सब अलग अलग थे। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. 1923 में जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, एक तरीके का डिप आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जर्मनी had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold. तो आपको पता होना चाहिए, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, फिर जर्मनी ने इतना ढेर सारा लोन ले रखा था कि उसको आगे लोन मिलने की कोई संभावना नहीं थी, और इसको जो अपने वॉर का डैमेज था वो गोल्ड में भी करना था। तो मतलब पूरी तरीके से इनकी इकोनॉमी बैठ चुकी थी। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम सोर्सेज वर स्कार्स। और जब एक ऐसा समय था जहां पे इनके पास सोर्सेस की भारी कमी थी, वहां पे गोल्ड को भी दे दिया जा रहा था। 1923 Germany refused to pay and the French occupied its leading industry area Ruhr to claim their coal. कल हमने आप लोग को बताया था, जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे को सीधे मुंह नहीं बात करते थे। तो हुआ क्या, 1923 में जर्मनी ने अपना जो किस्त थी वो देना मना कर दिया। तो फ्रांस ने रिटेलिएशन में क्या किया? फ्रांस ने बदले में रूर रीजन पे कब्जा कर लिया। भयंकर कोल, भयंकर। पढ़ा है ना आप लोगों ने? हमने एटलस में भी पढ़ाया था जर्मनी का रूर, और ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन है, रूर रीजन, कोल भयंकर। तो इसको कब्जा लिया फ्रांस वालों ने, कहा तुम हमको किस्त नहीं दोगे, चलो अब सुनो हमारी। फ्रांस की जो दोस्तों मिलिट्री थी, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री एट दैट टाइम, बेस्ट मिलिट्री फ्रांस की, ध्यान रखिएगा। अभी जर्मनी वाले सोच रहे हैं कि उनकी आर्मी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी हो जाएगी, लेकिन ये एक तरीके की भूल है। फ्रांस की आर्मी बहुत ही अव्वल दर्जे की डिसिप्लिन्ड आर्मी। यही कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ये लोग बहुत कायदे से इनको पीटते हैं। आगे अभी सब आएगा बाद में। तो ये सीन हो गया कि 1923 में फ्रांस ने रूर रीजन पे जर्मनी के कब्जा कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी गुस्सा आ जाता है, जर्मनी फिर क्या करता है? कस के पेपर करेंसी छापने लग जाएगा। भाई अगर पैसे की कमी हो गई है तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने पैसा छापना शुरू किया ढेर सारा। With too much printed money in circulation, the value of the German mark fell. जर्मन मार्क मतलब करेंसी जर्मनी की,
अब भाई जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमी में इतना पैसा आप प्रिंट करके डाल दोगे तो इन्फ्लेशन क्या, हाइपर इन्फ्लेशन हो, इससे भी ऊपर इन्फ्लेशन चला जाएगा, उसके लिए भी एक शब्द है। तो यही यहाँ पे हुआ जर्मनी में। अब इतना ज्यादा पैसा आ गया सर्कुलेशन में, द वैल्यू ऑफ द जर्मनी मार्क फेल। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स, इन अगस्त क्या पढ़ा जाए 46,21,000 मार्क्स, एंड एट दिसंबर आते आते 9,86,60,000 मार्क्स। एक डॉलर की कीमत ये हो गई। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस as the value of mark collapsed, prices of goods sold। एक ब्रेड खरीदने के लिए भी आपको जो है बक्से में पैसे ले जाने पड़ेंगे। ये दिखाया है शायद फोटो में, ये देखो, baskets and carts loaded at a bank in Berlin with paper currency for wage payment in 1923। The German mark had so little value that vast amount had to be used even for small payment। एक फोटो बहुत फेमस है, लोग ब्रेड खरीदने के लिए भी जो है बक्से में भर भर के पैसे लाते हैं। हाँ, द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। अब भाई पूरी दुनिया तो इन पे सिंपैथी शो करेगी, ऐसा नज़ारा अगर कोई देखेगा सिंपैथी शो करेगी। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। देखो अभी हमने बताया इन्फ्लेशन का भी बाप है हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan, बहुत important, which reworked the terms of reparation to ease the financial burdens on Germany। इनकी हेल्प किसने करी? अमेरिका ने करी। अमेरिका ने इनकी हेल्प करी, इतने जो लोन वगैरह ले रखे थे इसको सब ठीक ठाक किया, चुकाया। ठीक है, तो ये कभी कभी अमेरिका की भूल भी मानी जाती है कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो, बट एक ह्यूमैनिटी भी चीज होती है। चलिए फिर आगे क्या है? द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। द ईयर्स बिटवीन 1925 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी, येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। 1924 से 1928 तक का जो समय रहा उसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखी, बट इट वाज बिल्ट ऑन सैंड का क्या मतलब है? ये कभी भी ढह सकती थी स्टेबिलिटी। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। अब भाई जर्मनी का इंडस्ट्रियल रिकवरी, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है सब डिपेंड कर रहा था शॉर्ट टर्म लोन्स पे, कौन उसको हेल्प करे दे रहा था उस फॉर द टाइम पीरियड, और ज्यादातर उसमें से यूएस से ही शॉर्ट टर्म लोन्स आ रहे थे। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। ये जो सपोर्ट अभी तक यूएस दे रहा था इसने इसको वापस ले लिया कब? जब वॉल स्ट्रीट जो है क्रैश कर गया, जैसा कि हमारा सेंसेक्स क्रैश कर जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए ना कितने हाइट पे सेंसेक्स इस समय जा चुका है, क्या मार्क है, कितने को क्रॉस कर गया सेंसेक्स? यस यस, 50,000 को क्रॉस कर गया। काफी लोगों की बल्ले बल्ले हो गई जिन लोग ने ये जब बजट पेश हुआ हो रहा था उस टाइम पे एक नया हिट कर गया था हाई। तो आई थिंक 1990 में 1991 में ऐसे ही कुछ टाइम पीरियड है, जब स्टार्टिंग हुई थी तब 1,000 पे था, 1,000 पे था, अब ये जाके यहाँ जा चुका है। तो यही है, अगर ये सडनली फिर से ऐसे नीचे आ जाए तो एक क्रैश हो जाएगा, वैसे ही कुछ वॉल स्ट्रीट के साथ हुआ। तो फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। अब भाई जब शेयर मार्केट क्रैश करता है तो कहाँ तक गिरेगा किसी को पता नहीं होता है। तो कोई चीज अगर आपने 100 रुपए की खरीदी हुई है, एक टाइम पे खरीदी थी, इसलिए आपने इस चीज को बाय किया था कि इन फ्यूचर जब ये 150 200 हो जाएगा तब हम इसको सेल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली आपका मार्केट क्रैश कर गया। अब ये 100 रुपए की चीज 10 रुपए में भी नहीं कोई ले रहा है।
तब भी आप क्या करोगे, कम से कम इतने पे बेच के निकलना चाहोगे कि कुछ तो मेरे पास अमाउंट रहे, जितना भी कुछ तो रहे। तो लोगों ने क्या किया, बड़े पैमाने पे अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। देखो, fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. On one single day, 24 अक्टूबर, 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये आपने शब्द सुना होगा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, लेकिन ये रीजन्स, ये कंट्री ज्यादा हिट हुए थे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ। अब भाई जब शेयर को बेचने लग जाओगे तो शेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, शेयर्स एक तरीके की होल्डिंग होते हैं जो आप कंपनी में आप पैसा देते हो, जिससे कंपनी इन्वेस्ट करती है, कंपनी अपने मशीन्स खरीदती है, कंपनी लोगों को पेमेंट वगैरह देती है और इधर उधर का जो है एक्सपेंशन करती है। अब जब लोग उसके शेयर बेचे दे रहे, नहीं रख रहे हैं, तो कंपनी का लॉस होता है इससे, समझ रहे हो? इससे कंपनी का लॉस होता है, क्योंकि अब उसकी शेयर होल्डिंग रही नहीं, उसकी शेयर होल्डिंग रही नहीं, तो कंपनी का लॉस होगा। तो ये क्या करेंगी, कंपनी का लॉस होगा, इसको कैसे वो करेंगी, अपने अपने जो शॉप्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज, उसको क्लोज कर देंगी। जब कोई इंडस्ट्री क्लोज होती है उसके साथ काफी चीजें हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों की जो वेज है वो रुक जाएगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाएगी। यस, एसेट सेल करना शुरू करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो देख रहे हो, एक चक्र चलता है, एक चक्र चलता है। यही है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यही है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। Over the next 3 years between 1929 1932, the national income of US fell by half। बताओ, यूएस की नेशनल इनकम आधी हो गई तो लोगों का क्या होगा? फैक्ट्रीज शट डाउन, स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। लोगों ने पैसे अपने खींचने शुरू कर दिए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स फेल हो गए जितने हुआ करते थे, निर्यात, फार्मर्स बैडली हिट हुए, प्राइसेस क्रैश कर गए। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों, एक अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई थिंक काफी लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा शायद, मैंने तो ऑफ वो कर रखा है। तो एक किताब हम पढ़ रहे हैं, देखा है? तो उसमें इस चीज को बहुत अच्छा समझाया गया है कि आपका जो द ऑब्स्टेकल इज द वे, रैन हॉलिडे, आपका जो थिंकिंग है, सोच है, वो जब एडवर्स सिचुएशन होती है, एडवर्स कंडीशन होती है, तब आप किधर सोच रहे हो ये मायने रखता है। अभी यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी दिख रही होगी ना, और हुई भी, सही बात है, ये चीज समझ रहे हो सब लोग? इस टाइम पे काफी निगेटिविटी दिख रही है मार्केट में, इकोनॉमी में। लेकिन दोस्तों, 500 फॉर्च्यून जो लिस्ट आती है ना, फॉर्च्यून लिस्ट, जिसमें कंपनीज जो बहुत ज्यादा तरक्की पे होती हैं उनको दर्शाया जाता है, मैगजीन है फॉर्च्यून की। तो उसमें 500 कंपनीज में से आधी कंपनीज, 250 कंपनीज इस टाइम पे स्टैब्लिश्ड हुई थी। बताओ, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम पीरियड है ये 1929-32 वाला, फॉर्च्यून लिस्ट में जो 500 कंपनीज हैं उनमें से आधी कंपनीज इस टाइम पे सेटअप हुई थी। तो सोचिए कि माइंडसेट कितना है कि ये समय चला जाएगा, बस किसी तरह रुके रहो, अपनी कंपनी को ग्रो करने में लगे रहो, ये अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने में लगे रहो। ये समय है, चला जाएगा, उसके बाद चीजें अपने आप होने लग जाएंगी, सब इन्वेस्टमेंट वगैरह आने लग जाएगा, लेकिन अपने को अभी होल्ड ऑन करो। यही आप लोग के साथ है, समझ लीजिए इस समय, यही आप लोग के साथ है इस समय। काफी लोग इसी टाइम पीरियड में गिव अप कर देंगे। इस चीज को इधर रिलेट करो, इकोनॉमी से छोड़ के अपने से रिलेट करो। काफी लोग इस प्रोसेस में छोड़ जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, ये कंटिन्यूटी, ये मोमेंटम उनका ब्रेक हो जाएगा। यह भी आप लोग के लिए एक तरीके का डिप्रेशन पीरियड है, लेकिन इसी में अपनी नाव को आपको चलाते रहना है, इसी में अपनी नाव को चलाते रहना है। समय गुजर जाता है, समय नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नाव चलाना बंद कर दिया, या आपने कहा हटाओ नहीं हो रहा है, बहुत टफ है ये वो,
ये चीज है। ये चीज है, काफी लोग छूट जाएंगे अभी, अभी आगे 3-4 महीने में काफी लोग छूट जाएंगे, लेकिन जो मोमेंटम अपना पेस बनाए रखेगा वही आगे जाके सफल हो जाएगा। तो यही चीज है, तो यही एग्जाम्पल देना था। 500 कंपनियों में से 250 कंपनी सरवाइव कर गई, ऐसे तो हजारों थी वो बंद हो गई, हजारों क्या लाखों बंद हो गई। ठीक है, द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई ग्रेट डिप्रेशन वाली, यूएस तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ, इसके साथ जर्मनी तो बहुत बुरी तरीके से हिट कर गया। By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. तो 1929 में मान लो 100 यूनिट था इनका इंडस्ट्रियल आउटपुट, वो 40% रिड्यूस हो गया, बताइए अब 60 दे रहा है। और विद इन जस्ट 3 years of time span, workers lost their jobs or were paid reduced wages. Number of unemployed touched an unprecedented 6 million। बताइए 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying, willing to do any work। बताइए, एक बार दिमाग में सोचो, जब चौराहे पे लोग गले में प्लकार्ड टांगे, प्लकार्ड मतलब ऐसा साइन बोर्ड लिखे तैयार, मतलब लिखे खड़े आपको दिखे, हम कुछ भी काम करने को तैयार हैं, ऐसी सिचुएशन कितनी क्या होगी सोचो। Unemployed youth played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange। अब जो यूथ है अनएम्प्लॉयड, पत्ते खेल रहा है, स्ट्रीट पे खड़े हैं, ऐसी बातें हो रही हैं फर्जी, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे लंबी कतारें लगी हुई हैं। अभी ये यूपी लखनऊ में भी हुआ था, बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है यहाँ पे लखनऊ में, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत भयंकर लाइन लगी हुई थी। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई, वो वहां पे सोचो कंडीशन क्या रही है। एज जॉब्स डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। तो भाई जाहिर सी बात है, जब अगर आप लोगों को नौकरी नहीं दोगे तो क्या होता है, सोसाइटी में नेगेटिविटी बढ़ती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के प्रति इनका रुझान आता है। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी फिक्स है, उस एनर्जी को अगर आप ठीक डायरेक्शन में नहीं चैनलाइज करोगे तो वो कहीं और जाने लग जाएगी, यही होता है। तो ये देखिए सब, ये फोटो में वगैरह दिखाया गया, होमलेस मैन नाइट शेल्टर में इंतजार कर रहे लाइन में खड़े होकर, स्लीपिंग ऑन द लाइन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। द अनएम्प्लॉयड कुड नॉट होप फॉर आइदर वेज और शेल्टर ऑन विंटर नाइट्स व्हेन दे वांटेड टू शेल्टर ओवर द हेड, दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस। बताइए, इस तरीके से सोने के लिए भी इनको पे करना पड़ता था, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी जहां इनको रखा जाए। ऐसे रस्सी पे सोने के लिए भी ये पे कर रहे थे, सड़क पे सोने की बजाय ये ऐसे सो रहे थे। सोचो, रस्सी पे सोने के लिए भी पे कर रहे थे, क्योंकि जो रैन बसेरा है वो सब फुल हो चुका है। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। तो इकोनॉमिक क्राइसिस ने क्या किया, ये जो आई जर्मनी में, इट क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर इन पीपल। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयर पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास था, सैलरीड एम्प्लॉयड पेंशनर, इनकी भी सेविंग्स खत्म होने लग गई, क्योंकि करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined। अब ये जो बिजनेस क्लास है, इनका भी बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। These sections of society were filled with the fear of proletarialization and anxiety of being reduced to the ranks of the working class or worse still the unemployed। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, टू बिकम इम्प्रोविज्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, ये प्रोलेटराइजेशन के फियर से परेशान था, कि मतलब जो अभी इनका क्लास है, ये मिडिल क्लास से ऊपर है, वर्किंग क्लास से ऊपर है, जो जॉब वगैरह देते हैं ना कि करते हैं, तो इनको भय लग रहा था कि हम ये सैलरीड क्लास में आ जाएंगे। ये है फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन। ठीक है, तो ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, वही ठीक ठाक थे इस समय, बट स्टिल उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी, उनकी जो
चीजों को खरीदने की क्षमता थी वो भी कम हो चुकी थी। आप लोग के एरिया में बारिश हो रही है? यहाँ तो मॉर्निंग में काफी हुई। मॉर्निंग क्या, रात में 1:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। अब तो रुकी है, लेकिन अभी भी फिर लग रहा है होना शुरू होने जा रही है। अच्छा। ओके। अच्छा अच्छा, कल रात। कल। ओके। हाँ, अभी जस्ट फिर लखनऊ में माहौल बन गया है यहाँ पे तो। चलो ठीक है। बिग बिजनेसेस वाज इन क्राइसिस। Okay, okay. Big businesses was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices, and women, unable to fill their children's stomachs, were filled with a sense of deep despair. ये कंडीशन देखिए वहां पे उस समय सोसाइटी में क्या हो रही थी। सोसाइटी में क्या हो रही थी, हर तबका परेशान था। हर तबका परेशान था चीजों को लेके। हर तबका परेशान था। हर तबका का परेशान होने का क्या मतलब है? आपने देखा मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, बिजनेसमैन, फिर पीजेंट परेशान है। फिर आपने देखा जो फीमेल है वो परेशान है। फीमेल्स परेशान है क्योंकि वो अपने बच्चों का पेट वगैरह नहीं भर पा रही हैं, वो प्रॉब्लम है। लाइट, हाँ लाइट यहाँ रात से नहीं, अभी तो जस्ट आई आधे घंटे पहले। लाइट यहाँ पे भी रात से नहीं थी। हर कोई परेशान। सो पॉलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। अभी जस्ट इसका एक तो उत्पन्न हुआ है वेमार रिपब्लिक। इसका कोई इतना ज्यादा वो है नहीं। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है से कुछ डिफेक्ट्स भी रहे विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया इसमें एज सच काफी ज्यादा लूप होल्स रहे। काफी ज्यादा लूप होल्स रहे जिसके तहत यहाँ पे एक रास्ता था कि ये इट वाज वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप होने की संभावना थी। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय वन any one party a near impossible task leading to a rule by coalition। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे हिसाब किताब था। तो था क्या कि यहाँ पे एक पार्टी कभी सिस्टम में मतलब आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सबको इक्वल अधिकार होता है रिप्रेजेंटेशन का पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण एक पार्टी मेजोरिटी में आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेजोरिटी एक पार्टी को कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए उसको उस सरकार बनाने का अधिकार नहीं है कि आप कह दो कि हमने 50%+1 वोट ले लिया, अब हम सरकार बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा सीन नहीं है। तो जो भी जितने को भी मिला है, भले वो छोटा सा ही उसको वोट क्यों ना मिला हो, 100 में से मान लो अगर उसको 5 ही वोट क्यों ना मिला हो, इसका भी मायने है, ये भी सरकार में रहेगा। इसको आप हटा नहीं सकते हो। दूसरा एक है, उसने जो है 45 हासिल किए हैं, 5 इसके हो गए, ऐसे 30 और 20 इन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सरकार में। तो इसके चलते क्या होता है ना कि एक पार्टी की सरकार कभी वहां बन ही नहीं सकती है। देखिए, दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल बाय कोलिशन। हमेशा कोलिशन में इन लोग को रहना पड़ेगा। Another defect was Article 48, which gave the president the powers to impose emergency, suspend the civil rights and rule by decree। डिक्री मतलब ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आर्टिकल 48 था वेमार रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें आर्टिकल 48 था जिसने प्रेसिडेंट को अतः पावर दे रखी थी इमरजेंसी के टाइम पे। आई थिंक हम लोग ने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? बताइए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख लेना।
Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48. So, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सरकार चली वो इतना ज़्यादा चल नहीं पाई और 239 एक एवरेज डेज था. और आर्टिकल 48 का भी लिबरल यूज हो रहा था. येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम व्हिच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन. लोगों का विश्वास उड़ गया था, सीधी सी बात. यस, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. यस, ये हम सुनना चाह रहे थे. तो क्या बात है? बात ये है कि यहाँ पे अब भाई सरकार में लोगों का भरोसा उठ गया. सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही. इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करेंसी बैठ गई है, खाने तक के लाले पड़े हैं, सैलरी कम हो रही है, जॉब से निकाला जा रहा है, कुछ कर ही नहीं रही गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैठ गया, सिस्टम बैठ गया. लोग गुस्साएंगे कि नहीं गुस्साएंगे? अभी आप देखो, जब चुनी हुई सरकार है और जो किसान आंदोलन और जैसे एंटी सीए प्रोटेस्ट था, ऐसे जो चीजें चलती रही हैं, तो इस पे एक तबके का जो सरकार के प्रति ट्रस्ट है वो खत्म होने लग जाता है ये सब देख के. और उस टाइम पे तो सोचो क्या रहा होगा सीन, कितना लोग परेशान हो गए होंगे, सारे के सारे लोग. सरकार कुछ नहीं कर रही है. अब देखते हैं हिटलर्स राइज टू पावर. एक मिनट, हम आ रहे हैं. तो हिटलर राइज टू पावर. अब देखते हैं कि सीन क्या है. दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर. एक तरीके का वैक्यूम आ गया ना, एक तरीके का वैक्यूम आ गया. इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, तो ये एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया हिटलर को सत्ता में आने तक का. बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. अपना जो यूथ इसने गुजारा पॉवर्टी में गुजारा. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. हिस्ट्री देखिए जरा हिटलर की. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो उसमें इसने काम किया एज अ मैसेंजर, देन
कॉर्पोरल हुआ। देन ऐसे ही जो आर्मी की लैडर है उस पर चढ़ता गया और कई मेडल्स हासिल किए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जर्मन्स की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई और जो वर्साइल्स की ट्रीटी थी इसने मतलब गुस्सा भर दिया अंदर, बहुत भयंकर गुस्सा भर दिया इनके अंदर। 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। छोटा सा ग्रुप ये ज्वाइन करते हैं 1919 में। ये सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन और आगे जाके क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को इनके हाथों में आ जाती है, लीडर बन जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। और ये इसका नाम बदल के रख देते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसी को बोला जाता है नाजी पार्टी। पूरा नाम क्या है, मेन ओरिजिनल नेम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी। इन 1923, 4 साल बाद, 1919 के 4 साल बाद, हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पार। प्लान करते हैं किस तरीके से हम इन सब शहरों को अपने कब्जे में करेंगे। ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। फेल हो जाता है, जो इनका प्लान होता है सीज करने का, कैप्चर करने का इन शहरों को, फेल हो जाता है, पकड़ लिए जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। ट्रेजन, देशद्रोह का मुकदमा इन पे चलता है, देशद्रोह का मुकदमा चलता है, फिर बाद में आगे जाके छूट जाते हैं। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. 1930s तक नाजी पार्टी जो है लोगों में अपना ट्रस्ट नहीं बना पाती है, इतना अच्छे से मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं। अरे प्रज्ञा, इसको ऐसे देखो कि एक तो आजू बाजू की कंट्रीज हैं, तो कई बार क्या होता था, इनके फादर वगैरह ऑस्ट्रिया उसको बिलोंग करते थे, इनकी मदर इधर की थी, तो ये आगे जाके इधर मूव कर जाते थे। ऐसे ऐसे इनका ओरिजिनल वो दे रखा है कि ऑस्ट्रियन थे, लेकिन फाइनली इनका रहन सहन जो हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, मतलब पिता के साइड से ऐसे। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, 1930 तक ये जो नाजी पार्टी थी, 1930 तक जो नाजी पार्टी थी, ये ज्यादा लोगों में, पब्लिक में अपना ट्रस्ट नहीं बना पाई थी। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन, और लोगों को लगा कि यार अब कुछ उम्मीद ही नहीं है सरकार से, तो जब एक जगह से आपका ट्रस्ट हटता है तो फिर वो कहीं और लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का दिमाग कभी एक उस पर नहीं रहता है। अभी तक हम सरकार को देख रहे थे, अभी तक हम सरकार को देख रहे थे, उस पर क्लिंग थे, उसकी तरफ उसको पकड़े हुए थे। लेकिन अब देखा सरकार से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग किसको देखें, आगे क्या फ्यूचर है। यहां पे जो नाजी पार्टी है और इनकी विचारधारा नासिज्म, वो लोगों को प्रभावित करने लग गई। अब ये अपना जो ट्रस्ट है अब वो इधर ट्रांसफर करेंगे। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929, बैंक्स कोलैप्स्ड, business shut down, workers lost their jobs, middle classes were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. हिटलर की स्पीच सुनिए कभी आप, एक ऐसे फ्यूचर को दिखाया, मतलब अचीव करें ना करें, लेकिन पिक्चर जो दिखाई, जो पिक्चर दिखाई, हाँ, जो अच्छे दिन, जो मतलब जो फ्यूचर दिखाया जर्मन्स को, जो जर्मन्स को फ्यूचर दिखाया वो आप सोच भी नहीं सकते। किसी का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है क्या? या टेलीग्राम पे काफी चैनल्स हैं जो नेटफ्लिक्स की सीरीज डाल देते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए, अगर आपके पास समय हो और मिल जाए आपको तो। ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर। ठीक है, सो इसको देखिएगा, अगर आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाए या टेलीग्राम पे मिल जाए। टेलीग्राम पे भी इन लोग डाल देते हैं उसके, तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो आप लोग को और मज़ा आएगी।
वाह वाह वाह, क्या बात है चंचला जी, वाह। तो नाजी प्रोपोगंडा जो चलाया जा रहा था, बड़ा लोगों को भाया। 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन रिस्टैग, द जर्मन पार्लियामेंट। रिस्टैग हम लोग ने कल नाम देखा था, रिस्टैग का, जर्मन पार्लियामेंट है। तो 1928 में जो वोटिंग होती है वहां पे, नाजी पार्टी कितना मिलता है, मात्र 2.6% वोट्स। 1932 में देखिए ये कहानी क्या हो जाती है। 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। देख रहे हो उछाल, देखिए जरा आप, उछाल देखो जरा सब लोग, 2.6 से 37%। मतलब क्या लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि विद इन जस्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स भी पूरे नहीं, विद इन जस्ट 4 ईयर्स, ऐसा क्या लोगों में आ गया, क्या ऐसे सपने दिखा दिए इन्होंने। बोलते नहीं हेल हिटलर, हेल हिटलर ऐसे। और देखोगे आप लोग डॉक्यूमेंट्री अगर, तो जब भी हिटलर कहीं से गुजरता या कुछ स्पीच वगैरह देने का वो होता, तो सब ऐसे, हेल हिटलर। सोचिए क्या साइकोलॉजिकल लेवल पे लोगों के कब्जा किया। ठीक है। सो ये देखो पूरा हुजूम यहां से लेके पूरा, ये हुजूम देखिए आप, पूरा का पूरा जर्मनी देश ही टिक गया इनके नीचे। हिटलर वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर, वेरी पावरफुल स्पीकर। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। यही एक एक अच्छे लीडर की यही खासियत होती है। हाँ, वो आर्यंस अपने को कहते थे इसलिए स्वास्तिक, और इनका इंडियंस के साथ एक अलग रिलेशनशिप, हिंदू धर्म के साथ एक अलग रिलेशनशिप रहा। काफी लोग कहते थे कि हिटलर को तंत्र विद्या भी आती थी, जो कि भारत से उन्होंने किसी भारत के साधु से ली है। तंत्र विद्या आती थी, इसीलिए ये मास मोबिलाइजेशन कर पाते थे। तो ये सब अपनी अपनी बातें हैं। तो बहरहाल हम कहाँ पे थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। करिश्मा एक ऐसा इंसान में था। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को एक फोटो नहीं दिखाई थी रासपुतिन की, और जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हम 2 साल पहले लेक्चर अन अकेडमी पे ले रहे थे, एक लेडी की फोटो दिखाई थी। आई थिंक पिछले साल भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ा अन अकेडमी पे, वहां पे भी एक लेडी की फोटो दिखाई थी। याद है उस लेडी की फोटो किसी को? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में शक्ल याद होगी, नाम नहीं याद आ रहा होगा ना। मैडम ब्लवत्स्काई, होम रूल मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था। एच एस ऑलकॉट और एच पी ब्लवत्स्काई मैडम थी। है ना, उनकी फोटो, वो भी हिंदू धर्म में बहुत भयंकर विश्वास रखती थी, बहुत भयंकर। उन्होंने काफी किताबें, आत्मा, दूसरा जो जन्म होता है, रीबर्थ होता है, ये जो साइकिल होती है, वेदों को इंटरप्रेट किया इंग्लिश में उन्होंने। वो भी भयंकर इंटरेस्ट रखती थी। उनकी भी फोटो अगर आप देखिएगा तो उनकी भी मतलब जबरदस्त फोटो है। मतलब उनमें एक अलग ऑरा, एक अलग करिश्मा दिखता है। तो हिटलर की बात हो रही थी यहाँ पे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, वी आर आर्यंस, हम आर्यंस क्लास है, हम सबसे बेस्ट क्लास है। तो ये लोगों में एक विश्वास जगाया है। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल्स ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। जो वर्साइल्स की ट्रीटी हमारे साथ करी गई है, इतनी बेकार, इतनी, ये जो इनजस्टिस हुआ है इससे, ठीक है, जो इनजस्टिस हुआ है इतना, और जो जर्मन लोगों की जो डिग्निटी है उसको तरोतार कर दिया, उसको मैं वापस से लाऊंगा। मैं वादा करता हूं ऐसा, आप लोग के साथ जो गलत काम हुआ है मैं उसको इन लोगों से बदला लूंगा। अब इंडिया में पैदा हुए हैं, इनके माँ बाप इंडिया के रहे हैं, और पता नहीं क्या है, बट कुछ लोगों का रुझान इंडिया के प्रति ज्यादा रहता है। ये बनारस जब जाओगे तो आपको ये चीज अरे तुम तो बनारस के हो ही हो।
समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों का इंडिया के प्रति एक अलग रुझाव होता है, तो ऐसे ही कुछ लोग, ये लोग भी आते हैं। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, इसने, इन्होंने, हिटलर ने सारे तबकों को उन्हीं की जो प्रॉब्लम थी उसी के सपने दिखाए। मतलब जो लोग थे उनको बोला स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, इनजस्टिस जो हुई है सारे सिटीजन्स को कॉमन बोला, जो अनएम्प्लॉयड है उनको वर्क दिया जाएगा, यूथ का एक सिक्योर फ्यूचर होगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। जो भी हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन सबका मुंह बंद कराया जाएगा। ये सारी बातें हिटलर ने बोली। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। बहुत जबरदस्त इन्होंने चीज पकड़ी हिटलर ने। अच्छा, भूत प्रेत बोले थे, हम सोचे बहुत पहले इंडिया में ही पैदा हुए थे, ये टाइप वाला बड़ा इंटरप्रेट गलत हो जाता है। तो हिटलर हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई तरीके की पॉलिटिक्स इजाद करी। कैसी? इनको एक चीज पता थी, लोगों का अगर आपको आंदोलन खड़ा करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, मास मोबिलाइजेशन करना है, तो उसमें रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। साज सज्जा, दिखावट, इन सब की बहुत अहमियत होती है। अगर आप लोग को ऋग्वेद वाला टाइम पीरियड याद हो, आपको ये चीज कनेक्ट हो जानी चाहिए। याद आ रहा है? अलग अलग यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे, और ये लेटर वैदिक में ज्यादा होने लग गया, कॉम्प्लेक्स हो गए, और रिचुअल्स अलग अलग। लोग क्या करने लग गए कि क्रिश्चियन, बेसिकली प्रज्ञा, क्रिश्चियंस, ये लाइन शायद स्टार्टिंग में आई थी। जर्मन में जो मेन रिलीजन है क्रिश्चियनिटी ही है, और क्रिश्चियनिटी में भी दो तरीके की क्रिश्चियनिटी है, एक तो हाईली ऑर्थोडॉक्स है, दूसरी प्रोटेस्टेंट है। तो ऑर्थोडॉक्स वाले ज्यादा है यहाँ पे, तो ईश्वर में विश्वास ज्यादा रखते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि रिचुअल्स वगैरह और जो सिंबोलिज्म है उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। जैसे आप लोग देखो आज के टाइम पे भी जो रैलीज होती है ना, रैलीज, उसमें होल्डिंग्स देखो कितनी लगती है, होल्डिंग्स। अभी गोरखपुर वाला सब लोग समझ रहे होंगे, मोदी जी गोरखपुर, चौरी चौरा, 100 साल, पूरा गोरखपुर रंग देंगे ये लोग। पूरा पूरा गोरखपुर रंग दिया जाएगा बीजेपी के सिंबल से, मोदी जी के पोस्टर से। ठीक है, हाँ, तो ये पूरा का पूरा सीन हो जाएगा। फिर बंगाल में देखो, बंगाल में पूरा का पूरा बंगाल में जब भी सभाएं होंगी ममता बनर्जी की, तो आप लोग देखोगे पूरा का पूरा वो रंग दिया जाएगा। तो ये सिंबल्स का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, सिंबल्स का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर एंड स्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड है यूनिटी। दोस्तों, अगर किसी डिक्टेटर को सक्सेसफुल होना है तो लोगों में यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों में यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिटलर ने लोगों को एकजुट करने के लिए, एक धागे में पिरोने के लिए बोला, तुम सब आ रहे हो, तुम सब एक ऐसी क्लास के लोग हो जो सबसे बेस्ट रही है दुनिया में। तो ये डिक्टेटर्स, ये जो हिटलर है, ये क्या करना चाह रहा है, लोगों में यूनिटी ला रहा है। तो ये मास मोबिलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, नाजी सलूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अपलॉज आफ्टर द स्पीचेस आर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। जब ये कोई आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, किस तरीके से हर एक लाइन के बाद लोग ताली बजा रहे हैं, लोग उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a masiha, a savior, a someone who had arrived to deliver people from their distress.
जैसे गांधी जी को नहीं देखा जाता, गांधी जी को एज अ मसीहा, याद आ रहा है? ये एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। गांधी जी आर सीन एज अ मसीहा। जहां से भी गांधी जी गुजर जाते थे लोग सोचते थे अब बस उद्धार हो गया है। एक संत हैं गांधी जी। गांधी जी एक तरीके के संत हैं जो हमारे सारे दुख दर्द हर देंगे, हमें आजादी भी दिला देंगे, हमारी बीमारी भी ठीक कर देंगे, हमारे घर में जो प्रॉब्लम हो रखी है पैसे की तंगी, वो भी गांधी जी ठीक कर देंगे। तो गांधी जी को ऐसे देखा जाने लगा। ऐसे ही बिरसा मुंडा, ऐसे ही बिरसा मुंडा, सब चीजें लिंक हो रही है ना। यस, पेरियार, सब चीजें लिंक हो रही है ना सबको। ये बात हो क्या रही है यहाँ पे? तो इनको इस तरीके से देखा जाने लगा, पर्सोनिफिकेशन हो गया इनका, मतलब इनको अलग लेवल पे हो गए ये सारे लोग। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड एंड हु आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। एक तरीके के ईश्वर खुद ही उतर आए हैं जमीन पे और हमें मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा वाला टाइप। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए हिटलर क्या शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि कितना 37% अराउंड जर्मन की पार्लियामेंट में इन्होंने कब्जा कर लिया, डोमिनेट कर लिया। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, टू हिटलर। अब ये ऑफर किया था कि धमकाया गया था, ये डिबेट का इशू है, इस पे हम नहीं जाएंगे। 30 जनवरी 1933 को वहां के जो प्रेसिडेंट है हिडेनबर्ग, इन्होंने चांसलरशिप की पोस्ट, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, आज भी चांसलर है ना वहां पे, एंजेला मर्केल, चांसलर जर्मनी की, उस टाइम पे ये पोस्ट दी गई, ऑफर करी गई हिटलर को, हिटलर को ऑफर करी गई। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। ये टाइम आते आते नाजियों ने, जो कंजर्वेटिव्स थे वहां के पार्लियामेंट में, उनको समझा लिया था। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब जब भाई चांसलर बन गए हिटलर, अब इन्होंने काम शुरू करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक संस्था चल रही है, रूल चल रही है, उसको निस्तो नाबूद किया जाए, खत्म किया जाए। हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. देखो शब्द कितना अच्छा यूज किया है, मिस्टीरियस फायर। चांसलर बन गए, चांसलर बन गए, डेमोक्रेटिक रूल खत्म करना है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहां की पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस फायर लग गई। मिस्टीरियस फायर है, लगी लगाई गई कुछ नहीं पता, मिस्टीरियस है। जर्मन पार्लियामेंट में आग लगी। तो इसने क्या किया, ये जो आग लगी इसने इनके और जो मंसूबे थे उसको और आग दे दी एक तरीके की। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। दोस्तों इमरजेंसी लगा दी गई। ये चीज करने के बाद इमरजेंसी लग गई, तो पूरी की पूरी पावर हिटलर के हाथों में आ गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस खत्म कर दिया गया, असेंबली खत्म कर दिया गया, आप मिल नहीं सकते हो, सारे फ्रीडम, सारे सिविल लिबर्टीज, आपके राइट्स जो थे सब खत्म कर दिए गए, जो कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. देखिए concentration camp क्या है? A camp where people were isolated and detained without due process of law. Typically, it was surrounded by electrified barbed wire fences. अच्छा, सबसे पहला काम इसने क्या किया, सिविल लिबर्टीज जो राइट्स थे लोगों के, उसको कर्टेल कर दिया, खत्म कर दिया, रोक दिया। दूसरा क्या काम इसने शुरू किया, अपने एनिमीज को पकड़ो और कंसंट्रेशन कैंप में डालो। अपने एनिमीज को पकड़ो, राइवल्स जो है इनको पकड़ो और कंसंट्रेशन कैंप में डालो। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर। One out of the surviving 6,818 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communist alone। 68,000 जो अरेस्ट किए गए उसमें से 1450 के करीब तो मात्र कम्युनिस्ट थे, उनके आर्क राइवल।
They were, however, only one among 52 types of victims prosecuted by the Nazis across the country. कुछ नहीं important नहीं है. On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. Enabling Act, ये क्या है act? This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. एक नया एक्ट पारित कर दिया इन्होंने, इनेबलिंग एक्ट. मतलब डिक्टेटरशिप को बाय लॉ अथॉरिटी मिल गई, ऑथोराइज्ड हो गया. एक लॉ, एक एक्ट बन गया ना, अब एक कानून आ गया कि अब ये जो है डिक्टेटर बन गए हैं. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स. मतलब ये ऐसा ही है, बीजेपी एक कानून ले आए और बोल दे बीजेपी और इसके जो एलाइज हैं उनको छोड़ के बाकी सब जो है बेकार हो गई, गैर कानूनी संस्थाएं. ये कुछ ऐसा हो जाए. द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. बताइए, गवर्नमेंट ने ही पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. Special surveillance बैठाया गया, security forces बैठाई गई, जिस तरीके से नाजी पूरा सिस्टम कंट्रोल करना चाहते थे. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the storm troopers, these included the Gestapo, secret state police, SS, protection squads, criminal police, security service. इतने लोगों को यहाँ पे सर्विस में एम्प्लॉय किया गया कि मतलब क्या कहना. It was extra constitutional powers of these newly organized forces who gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. इतनी ढेर सारी सर्विलांस सिक्योरिटी फोर्सेस एस्टैब्लिश कर दी गई थी कि इनको नाजी स्टेट का क्या रेपुटेशन था, मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट. People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will or arrested without any legal procedure. किसी को भी कभी भी उठा लो, कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा. The police forces acquired powers to rule with impunity. The police forces acquired power to rule with impunity. पुलिस फोर्सेस को अथॉरिटी दे दी गई कि आप जैसे भी रूल करना चाहो वैसे रूल करो, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई आपकी तरफ सवाल नहीं उठाएगा. तो ये सिस्टम पूरा आने लग गया. अब हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने और अलग चीज़ों को चेंज किया, रिकंस्ट्रक्शन, क्या क्या सिस्टम में बदलाव किए वो हम लोग देखेंगे. इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ये सब क्या क्या बदलाव किए वो अगले लेक्चर में हम कल देखेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. जितना पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर करना, नहीं तो भूल जाओगे. ठीक है, हाँ, अब आज के लिए इतना ही. आई थिंक अच्छा खासा हो गया है आज, तो देखना. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सेक्शन, और जो हमने डॉक्यूमेंट्री बताई अगर आप लोग को वो मिल जाए तो वो देख लेना. ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय 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 बाय.